गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो फॉर्मूला अपन बात करते हैं, तो यदि वैक्यूम की बात करते हैं तो वैक्यूम में तो हमारे पास हो गया C = ε0 A/d। और यदि किसी मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम में हमारे पास εr ε0 A/d, ये अपन ने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था। इट मीन्स आपके पास किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता डिपेंड करती है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। प्लेटों के क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है। क्लियर है? प्लेटों का क्षेत्रफल, इसका मतलब एरिया ऑफ प्लेट, इस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं प्लेटों के मध्य की दूरी पर। प्लेटों के मध्य की दूरी, जो प्लेटों के मध्य की हमारे पास डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, इस पर भी ये डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। और एक निर्भर करती है हमारे पास माध्यम पर। प्लेटों के मध्य जो भी हमारे पास मीडियम अवेलेबल होता है डिपेंड्स ऑन मीडियम। क्लियर है? तो नंबर 1 अपन बात करते हैं प्लेटों के क्षेत्रफल पर कैसे डिपेंड करता है। तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर अपन डिपेंडेंसी कह सकते हैं C∝A। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल इंक्रीज करते हैं तो आपके पास कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होता है, लेकिन एरिया को ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोगों ने कल एक पढ़ा था उपांत प्रभाव, फ्रिंज इफेक्ट पढ़ा था, और अपन ने कहा था कि फ्रिंज इफेक्ट या उपांत प्रभाव बढ़ता है तो ये कमी होती है, क्योंकि हमारे पास जितना एरिया बढ़ेगा इसका मतलब उपांत क्षेत्र का या फ्रिंज इफेक्ट का वॉल्यूम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम तो उपांत प्रभाव को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ख़त्म करने के लिए एरिया को ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। वैसे आप कह सकते हो कि एरिया को बढ़ाकर हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना एरिया एक सीमा से ज़्यादा या एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता। कोई पूछे इसका रीज़न क्या होता है, तो हमारे पास रीज़न है यदि एरिया को इंक्रीज़ करोगे तो फ्रिंज इफेक्ट या उपांत प्रभाव का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो दूसरा क्या है, प्लेटों के मध्य की दूरी। तो प्लेटों के बीच की दूरी जो होती है d होती है, ये होता है C∝1/d। हम देखते हैं इसकी डिपेंडेंसी, अगर d को कम करते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज किया जा सकता है। तो इट मीन्स ये अच्छा साधन है कि प्लेटों के मध्य की दूरी को कम कर दें। अब प्लेटों के मध्य की दूरी कम होने से हमारे पास एक तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उपांत क्षेत्र भी हमारे पास कम हो जाएगा। उपांत क्षेत्र जो होगा वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उपांत क्षेत्र कम हो गया, पहली चीज़ तो उपांत क्षेत्र हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया। तो उपांत क्षेत्र भी कम हो गया और कैपेसिटेंस भी हमारे पास इंक्रीज हो गई। इसलिए ये अच्छा सिस्टम है कि हम प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को कम करके आप कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हो। अगला चीज़ माध्यम पर। तो माध्यम की बात करें, माध्यम पर कैसे निर्भर करता है, तो हमने देखा ये माध्यम पर εr टाइम्स होता है। किसी भी मीडियम के अंदर यदि बात करते हैं तो मीडियम के अंदर कैपेसिटेंस जो होता है वो εr टाइम्स होता है। तो हम क्या करेंगे, अधिक मान के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिलअप करेंगे, मतलब जिसका परावैद्युतांक ज़्यादा होगा ऐसे मटेरियल को इसमें फिलअप करो, भरो, जिससे हमारे पास धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब अधिक मान के परावैद्युत पदार्थ को भरकर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यदि प्लेटों के बीच में फिलअप किया जाता है तो इस कंडीशन में हमारे पास धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अपने पास 3 चीज़ों पर डिपेंड किया ये कैपेसिटेंस, एक तो एरिया पर, एक मध्य की दूरी पर और एक मीडियम पर, माध्यम पर निर्भर करता है। क्लियर है? इसी के साथ आपका समांतर प्लेट संधारित्र जो है वो पूर्णतः कंप्लीट होता है। ठीक है ना? फर्स्ट कैपेसिटर जो है समांतर प्लेट संधारित्र, ये आपका पूर्णतः कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं अपन गोलाकार संधारित्र। नेक्स्ट हम इसमें जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करेंगे गोलाकार संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर।
ये गोलाकार संधारित्र क्या होगा? इसमें जो चालक गोले की अपन ज्यामिति काम में लेंगे, वो चालक गोले की ज्यामिति अपने को स्फेरिकल लेनी है, गोलाकार लेनी है। इट मीन्स दो संकेंद्रीय चालक गोला लोगे, दो कॉन्सेंट्रिक अपन के पास क्या लोगे? स्फीयर लोगे। ये जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हमारे पास होंगे संकेंद्रीय, जिनका सेंटर पॉइंट या केंद्र बिंदु एक ही होगा, इनकी रेडियस लगभग समान होनी चाहिए, मतलब इनकी रेडियस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इनकी त्रिज्याएं जो हैं वो त्रिज्याएं लगभग बराबर होनी चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस हो लेकिन ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। क्लियर? इसमें एक सतह पर हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज दे रखा है, तो प्रेरण के कारण या इंडक्शन के कारण यहाँ पर तो कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा? प्लस। मतलब जो सेकंड स्फीयर दे रखा है उसकी इनर सरफेस पर, आंतरिक पृष्ठ पर प्लस आवेश जनरेट हो जाएगा, और समान आवेश का ऋणात्मक आवेश भी क्या हो जाएगा? बाहरी पृष्ठ पर जनरेट हो जाएगा। क्लियर है? देखो माइनस क्यू तो हमने दिया है, इस पर जनरेट हो गया प्लस क्यू और बाहर की तरफ हो गया माइनस क्यू। और इस वाली सरफेस को अपन क्या कर देते हैं? ग्राउंडेड कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। तो पूरा ऋणात्मक जो चार्ज होगा वो अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा, और अर्थ से कनेक्ट होने के कारण ये चार्ज खत्म हो जाएगा। कौन सी सरफेस का? आउटर सरफेस का। और ये जो कैपेसिटर मेरे पास बनेगा, ये कैपेसिटर कहलाता है स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसकी रेडियस मैं लिख देता हूँ, इस रेडियस को लिख देता हूँ R1 और इस वाली रेडियस को लिख देता हूँ R2। इसको कह देता हूँ स्फीयर ए, इसको कह देता हूँ स्फीयर बी। क्लियर? तो अपन क्या बोलेंगे? दो संकेंद्रीय चालक गोले जिनकी सतह पर उपस्थित आवेश के परिमाण समान व प्रकृति विपरीत हो। दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल विच हैज़ इक्वल मैग्नीट्यूड या विच हैज़ चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर। मतलब इन पर आवेश का परिमाण समान होगा दोनों पर। यदि इस पर मैं कह रहा हूँ माइनस क्यू चार्ज है, तो इट मीन्स इस पर हमारे पास जो चार्ज होगा वो प्लस क्यू होगा। कैपिटल क्यू ले लो या स्मॉल क्यू ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये माइनस क्यू है तो ये हमारे पास प्लस क्यू हो जाएगा। दोनों की रेडियस ध्यान रखना लगभग समान होगी। तो अपन क्या बोलेंगे? लगभग समान त्रिज्या के दो संकेंद्रीय चालक गोले जिनकी सतह पर उपस्थित आवेश के परिमाण समान व प्रकृति विपरीत हो। इस प्रकार जो अपने पास चालक युग्म होता है वो चालक युग्म हमारे पास गोलाकार संधारित्र कहलाता है। अपन बोलेंगे टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल हुज रेडियस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल विच हैज चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, दिस पेयर ऑफ कंडक्टर इज नॉन एज स्फेरिकल कैपेसिटर। ये आपके पास चालक गोला या गोलाकार संधारित्र कहलाता है। क्लियर है? अब क्या लेंगे हम, इसको किस तरीके से बना रहे हैं वो सुनो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये मेरे पास पहला स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस दे रखी है R1, दूसरा स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस दे रखी है R2। ओके, स्फीयर ए रेडियस R1, इसकी कितनी है? R2। मैंने स्फीयर ए वाले को माइनस क्यू चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया? माइनस क्यू। प्रेरण के कारण क्या हुआ कि इसकी अंदर वाली पृष्ठ पर तो जनरेट हो गया आपके पास प्लस क्यू, और बाहर वाली पर कितना हुआ? माइनस क्यू। और माइनस क्यू वाले को मैंने क्या कर दिया? ग्राउंडेड कर दिया, भू संपर्कित कर दिया, जिससे कि इस ऋणात्मक आवेश को मैंने हटा दिया। बोलो यहाँ तक किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो? यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? और ये हमारे पास गोलाकार संधारित्र बन गया। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। इट मीन्स मुझे B निकालना पड़ेगा। अगर B मैंने निकाल दिया तब तो इस फॉर्मूले में लगा दो और आपके पास कैपेसिटेंस C की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी। यस और नो? क्लियर है ना? तो अब देखो हमारा जो इसमें सीखने वाला पॉइंट है वो यही है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है। अगर ये चीज़ हमारे पास समझ में आ गई, इसमें बहुत अंदर की बात छुपी हुई है, कैसे निकालेंगे कैपेसिटेंस वो देखना। सबसे पहले मैं गोले ए मतलब स्फीयर ए की सतह पर
क्या निकालूंगा, पोटेंशियल निकालूंगा, विद्युत विभव निकालूंगा। उसके बाद बी की सतह पर निकालूंगा, ठीक है, और दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखना, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर ए, गोले ए की सतह पर विद्युत विभव निकाल रहे हैं। तो गोले ए की सतह पर विद्युत विभव देखो दो तरीके से निकालेंगे या दो के कारण से जनरेट होगा। एक तो खुद गोले ए के कारण से जनरेट होगा, जो गोले ए पर चार्ज दे रखा है, समझना बहुत ध्यान से, अलग अलग टुकड़े कर देता हूँ। ये स्फीयर ए दे रखा है ना, तो इस पर कैसा चार्ज दे रखा है बताओ, नेगेटिव, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, r1। तो खुद के कारण, स्वयं के कारण कितना पोटेंशियल जनरेट होगा, तो अपन बोल रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑफ स्फीयर ए, चार्ज ऑफ स्फीयर ए, स्फीयर ए के कारण कितना हमारे पास जो चार्ज है -q, इसके कारण से कितना पोटेंशियल जनरेट होगा। तो मैं बोलूँगा -q, रेडियस हो गई r1, तो बताओ कितना पोटेंशियल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q/r1। बोलो इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो, बहुत काम की चीज़ है ये, ध्यान रखना। मतलब इसकी सरफेस पर जो मैंने निकाला है ए की सरफेस पर, तो ए की सरफेस पर जो विद्युत विभव निकला है खुद के आवेश के कारण, तो कितना निकला है, -q, ठीक है ना। अब देखो इसके चारों तरफ एक, ये भी तो स्फीयर दे रखा, दूसरा स्फीयर भी दे रखा है ना। अगर 1 मिनट के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ये लो, ये इसको मिटा दिया, और इस पर दे रखा है +q चार्ज दे रखा है ना। कौन सा है ये स्फीयर, बी, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, r2। तो अपन जानते हैं किसी भी खोखले गोले के अंदर, कोई भी स्फेरिकल सेल के अंदर इनसाइड पॉइंटों पर, सारे इनसाइड पॉइंटों पर विद्युत विभव सतह के बराबर होता है, मतलब इसकी सतह पर जितना पोटेंशियल होगा। तो एक चीज़ बताओ, रेडियस है r2, चार्ज है प्लस Q, तो एक चीज़ बताओ, इसके जो गोल स्फीयर बी है उसके स्फीयर के कारण इसके अंदर के जितने भी पॉइंट होंगे उस पर होगा Q/r2, होगा ना, क्लियर है। अब एक चीज़ बताना, देखो ध्यान से, ये स्फीयर ए इसके अंदर ही तो उपस्थित है, ये स्फीयर ए इसके अंदर ही तो उपस्थित है। अब अंदर उपस्थित है तो इसका मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल खुद के कारण तो जनरेट होगा ही, और किसके कारण से जनरेट होगा, स्फीयर बी के कारण से भी जनरेट होगा। इट मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर बी, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑफ स्फीयर बी, इस स्फीयर बी के कारण भी जनरेट होगा। और मैंने बताया स्फीयर बी के कारण ये जनरेट होगा, तो इट मीन्स +k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r2। ये इसमें समझने वाली बात है, बहुत काम की, वेरी इम्पोर्टेंट, ये चीज़ बहुत काम की है। दोबारा देखें, वापस देखो, एक बार और समझाता हूँ। ये दे रखा है स्फीयर बी, दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है, +q चार्ज, बाहर तो ग्राउंड पड़ा है उसको तो छोड़ो, बाहर वाली सतह को, ये वाला जो पॉइंट, इसकी रेडियस दे रखी है r2, तो इसके जितने भी इनसाइड पॉइंट होंगे उस पर सरफेस के बराबर होगा या नहीं, सरफेस के बराबर होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, यस और नो, क्लियर है। अब मैं यदि यहाँ पर स्फीयर ए को अंदर रख देता हूँ जिस पर -q चार्ज है, तो खुद के कारण कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -k Q/R1। और ये जो बाहर वाला गोला है इसके कारण भी तो हर पॉइंट पर जनरेट होगा, तो हर पॉइंट पर जनरेट होगा तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड किया तो ये लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q/R1, और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया अपने पास Q/R2।
इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब निकालते हैं पोटेंशियल ऑन सरफेस स्फीयर बी। तो सरफेस बी पर निकालोगे, आउटर सरफेस पर निकाल रहे तो आउटर सरफेस तो ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड का मतलब अर्थ से कनेक्ट है और अर्थ का पोटेंशियल अपन जानते 0 होता है। तो अपन कहें पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर बी। तो सरफेस बी का निकालेंगे तो सरफेस बी का पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू, बोलो कितना आएगा? 0। और कोई पूछे क्यों, तो ये आपके पास क्या है? भू संपर्कित है, ग्राउंडेड है। भू संपर्कित है या फिर ग्राउंडेड है। अब निकालना पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर अब निकाल सकते हैं। विद्युत विभवांतर V इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो इट मीन्स V इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0, वी ए की वैल्यू निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट हम देखते हैं V इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस प्लस Q अपॉन R1, और ये माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा? 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? इसको डाल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर, बोलो कितना? 3। निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला अपन जानते हैं कैपेसिटेंस धारिता C इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है Q अपॉन B, और C इज इक्वल टू Q अपॉन B होता है। तो V की वैल्यू अपन पुट करेंगे यहाँ से, तो V की वैल्यू पुट करने पर C इज इक्वल टू Q अपॉन, पुट करो वैल्यू, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैपिटल Q अपने पास ये हो गया 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर है, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल आउट हो गया। तो C इज इक्वल टू, मेरे पास हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो ऊपर ले जाता हूँ, नीचे मेरे पास बचा 1/R1 माइनस 1/R2। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। और ज़्यादा से ज़्यादा यदि इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम ले लो, R1 R2, इधर आ जाएगा R2 माइनस R1। तो ऐसे लिखा जा सकता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, नीचे R1 R2 तो ऊपर चले जाएंगे और ये बचेंगे अपने पास R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। ये मेरे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा। तो किसी भी गोलाकार संधारित्र या स्पेरिकल कैपेसिटर की बात करें तो स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमारे पास C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन अपने पास कितना होगा? R2 माइनस R1। अब कोई ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास निर्वात या वायु भरी हुई थी, अब वायु की जगह हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भरोगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन, माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन अपन जानते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो क्या मैं ऐसे कहूँ कि यदि इसके बीच में माध्यम भर दिया जाता है इन प्रेजेंट ऑफ मीडियम, यदि मीडियम की बात करते हैं तो C मीडियम इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और ये अपने पास हो गया R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। यस और नो बच्चों? तो एप्सिलॉन आर को बाहर निकाल लो तो अपन ऐसे कह सकते हैं C मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर वैक्यूम या एप्सिलॉन आर C निर्वात। इसका मतलब मीडियम अगर अवेलेबल होता है तो हमारे पास एप्सिलॉन आर टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत?
तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर या गोलाकार संधारित्र की जो धारिता होती है, एक तो रेडियस पर डिपेंड करती है और एक किस पर डिपेंड करती है, माध्यम पर डिपेंड करती है। क्लियर है? कोई दिक्कत बच्चों? ओके। अब देखो दो स्पेशल कंडीशन बताता हूँ मैं इसमें। दो स्पेशल कंडीशंस इसकी बात करते हैं, विशिष्ट स्थितियों की बात करते हैं। तो पहली विशिष्ट स्थिति क्या बता रहा हूँ, स्थिति नंबर 1। यदि मैं इस R1 को तो मान लेता हूँ R और इस R2 को मान लेता हूँ इनफाइनाइट, मतलब R1 की रेडियस R1 जो रेडियस दे रखी है इसको तो मान ले कैपिटल R, और ये जो दूसरा स्फीयर दे रखा है इसकी रेडियस इनफाइनाइट मान लेता हूँ। इनफाइनाइट का मतलब ये प्रेजेंट है ही नहीं भाई, अनंत होगा तो इसका मतलब इनफाइनाइट पे तो वैसे ही पोटेंशियल जीरो होता है, तो इसको तो मान लो इनफाइनाइट पे। इट मीन्स ये है ही नहीं, तो ये सादा गोले की तरह बिहेव करेगा, करेगा या नहीं? सादा गोले प्लेन स्फीयर की तरह बिहेव करेगा, और प्लेन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण तो निकाल चुके हैं अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल C = 4πε0R। तो चेक करते हैं यही आ रहा है या नहीं। अगर ऐसी कंडीशन मान के चलते हैं तो C = 4πε0, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करना, इस वाले को, इक्वेशन 4 को, 4πε0 1/r - 1/∞, 1/r - 1/∞। 1/∞ का मतलब 0, r ऊपर चला जाएगा तो अपने पास कैपेसिटेंस आ गया 4πε0 कैपिटल R। इट मीन्स इस कंडीशन के अंदर ये सादा गोले की तरह या सिंपल स्फेरिकल सेल की तरह बिहेव करेगा, और स्फेरिकल सेल का तो पोटेंशियल वो कैपेसिटेंस अपन निकाल चुके हैं 4πε0 कैपिटल R। क्लियर? अगर कोई ये कह दे कि हम इसकी आउटर सरफेस को ग्राउंड करने की जगह हम स्फीयर ए की इनर सरफेस को ग्राउंड कर दें, मतलब अगली कंडीशन ये कह रहा है जैसे ये स्फीयर ए, ये स्फीयर बी, ये माइनस था, ये प्लस था। हमने क्या किया था, हम लोगों ने इस सरफेस को ग्राउंडेड किया था। अब मैं इस सरफेस को ग्राउंड करने की जगह इस वाली सरफेस को ग्राउंड कर देता हूँ, मतलब अंदर वाले गोले की इनर सरफेस को ग्राउंडेड कर देता हूँ। तो अब भी ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बिहेव तो अब भी ये स्फेरिकल कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन इस कंडीशन में अभी मैं चार्ज इसको और दे सकता हूँ, इस बाहरी वाले गोले को चार्ज और दे सकता हूँ। इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस और जुड़ जाएगी। मतलब अगर कैपेसिटर स्फेरिकल की तरह बिहेव करता है तब तक तो ठीक है, R1 R2/R2 - R1 हो गया, R2 - R1 हो गया। क्लियर है ना? कोई दिक्कत बच्चों? लेकिन अभी मैं इस बाहर वाले गोले को और आवेश दे सकता हूँ, चार्ज दे सकता हूँ। इसका मतलब इसकी धारिता, इस बाहर वाले गोले की धारिता और जुड़ जाएगी 4πε0 R2। तो इस कंडीशन में कैपेसिटेंस ये होगा। कब? जब इसकी आउटर सरफेस ग्राउंडेड नहीं होगी, तो आउटर सरफेस पर हम स्फीयर आउटर सरफेस पर चार्ज और दे सकते हैं, और आवेश यदि और दे सकते हैं तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही तो धारिता कहलाती है। तो गोले की धारिता अपन जानते हैं 4πε0 होती है ना, 4πε0, लेकिन इसकी रेडियस हमने R2 मानी है तो 4πε0 R2। ठीक है बच्चों? तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।